एपिसोड 2 कैसे बताओ कि इस जिंदगी ने मुझे कितने दर्द दिए हैं। दर्द बर्दाश्त करते करते अब इतनी आदत हो गई है कि मुझे कोई दर्द होता ही नहीं है। अब तो जैसे इस जिस्म में दर्द को महसूस करना ही बंद कर दिया है। उम्र की उस मोड़ पर मैं बिल्कुल अकेला खड़ा था। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। जब बच्चों को एक पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस उम्र में मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया। भूख ने पेट में ऐसी आग लगाई, सड़क के किनारे से जूठन खाने पर मजबूर कर दिए। अपने बचे हुए परिवार को जिंदा रखने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैंने वह किया। इतने बड़े शहर में अकेले जिंदा रहने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। फिर माँ ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? शायद रिश्ते मेरे लिए बने ही नहीं है। मेरे हिस्से में रिश्तों की सौगात देना भगवान भूल ही गए। यही सारी बातें रणविजय के दिमाग में चल रही थी। सुबह आंखें खुलते ही उठकर बैठ जाता है और वापस अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए नीचे उतर कर आता है। वही बूढ़ी अम्मा आगे बढ़कर उससे नाश्ते के लिए पूछती है। इस बार भी उसका जवाब ना था और वह बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल कर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। ड्राइवर ऑफिस की जगह गाड़ी घर की तरफ घुमा लो। ड्राइवर समझ जाता है और वह गाड़ी रणविजय के घर की तरफ ले जाता है। गाड़ी के रुकते ही रणविजय थोड़ी देर बैठा रहता है और चारों तरफ देखता है। फिर धीरे से गाड़ी खोलकर बाहर निकलता है। ऊपर बालकनी में एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर रणविजय पर पड़ती है, वह तुरंत उछलकर खड़ा हो जाता है और फटाफट भागता हुआ नीचे आता है। दौड़कर आने की वजह से वह सामने से आ रही एक नौकरानी से पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। युवान बाबा, आपने मेरी कमर तोड़ दी। ऐसा भी कौन सा मैराथन में हिस्सा ले रहे हो जिसकी प्रैक्टिस घर पर कर रहे हो? सॉरी दीदी, दरअसल आज इतने दिनों बाद भाई घर आए हैं, बस उन्हीं को देखकर मैं दौड़ता हुआ माँ के पास जा रहा था। माँ तो इस वक्त मंदिर में होगी ना? क्या रणविजय भुया आए हैं? मैं जल्दी से जाकर उनकी फेवरेट कॉफी और नाश्ता बनाती। रणविजय जैसे ही घर के अंदर कदम रखने वाला होता है, तुरंत अपने कदम पीछे ले लेता है। तभी युवान कहता है, भाई इतना क्या सोच रहे हैं? आपका ही घर है, अंदर आ जाइए। रणविजय चुपचाप अंदर आ जाता है। वह युवान से भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन युवान बोल बोलकर उसका सर खा रहा था। आज पूरे 3 महीने बाद आप घर आए हैं। पता है मेरा कितना दिल करता है आपसे मिलने का, लेकिन आपका सख्त आदेश है कि मैं आपसे मिलने आपके घर पर नहीं आ सकता हूँ। मैंने आपको परसों फोन भी किया था, लेकिन आपने ना ही मेरा फोन उठाया ना ही कोई जवाब दिया। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि मैं आपका कुछ लगता ही नहीं हो। मैं जानता हूँ आप माँ को ढूंढ रहे हो ना। माँ मंदिर में पूजा कर रही है। मैंने उससे आपके बारे में बता दिया है कि आप घर पर आए हो। उससे क्या होगा छोड़े। वह कौन सा मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगी? वह कौन सा मुझे प्यार से अपने गले लगाएंगी? वह कौन सा मेरे सर पर प्यार भरा हाथ रखेंगी? वह कौन सा मुझे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाएंगी? जो प्यार वह तुझे देती है, उन सब प्यार के लिए मैं तरस रहा हूँ। हर बार इसी उम्मीद के साथ आता हूँ कि शायद इस बार माँ मुझे माफ कर दे, कि मुझे अपने गले से लगा लेगी, और हर बार निराश होकर यहाँ से वापस चला जाता हूँ। इतने में ही एक औरत जो बहुत ही नॉर्मल साड़ी पहने हुए थी, उसे देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह इतने बड़े बंगले में रहती होगी। बहुत ही साधारण लग रही थी। वह आकर रणविजय के पीछे खड़ी हो जाती है। युवान मुस्कुराकर उनकी तरफ देखता है। भाई मान आ गई है। रणविजय के चेहरे पर यह भाव आ जाते हैं जैसे कि उसे पूरी दुनिया जहां की खुशियां मिल गई हो। वह जल्दी से बेसब्री से खड़ा होता है और जैसे ही घूमता है, वह औरत तुरंत अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमा लेती है। अब उनकी पीठ रणविजय की तरफ थी, उनके हाथों में पूजा की थाली थी। रणविजय जो अभी कुछ पल पहले इतना खुश था, उसके चेहरे पर फिर से दर्द और उदासी छा जाती है। माँ भाई की तरफ देखती क्यों नहीं है? वह हर बार एक उम्मीद लेकर आपके पास आते हैं और आप हर बार ऐसा ही करती है। सालों से देखता आ रहा हूँ, प्लीज मां अब तो भाई को माफ कर दो। वह प्रसाद की थाली युवान के हाथों में देकर कहती है, यह भगवान का प्रसाद है, इसे खाकर मन शांत होता है। अगर किसी को ईश्वर पर विश्वास हो गया हो तो वह प्रसाद खा सकता, अन्यथा वह यहाँ से जा सकता है, क्योंकि हमारे इस घर में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं। रणविजय एक लड्डू हाथ में लेता है और झुककर अपनी मां के पैर छूता है, लेकिन वह अगना चेहरा रणविजय को नहीं दिखाती है और दूसरी तरफ कर लेती है। रणविजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह प्रसाद को हाथ में लेकर देखता है। ईश्वर पर हो मुझे आज भी भरोसा नहीं है। क्या किया है इस ईश्वर ने मेरे लिए? जीवन में मैंने सिर्फ दुख और दर्द ही देखे हैं। अब अपने भाई को इन सारी तकलीफों से दूर रखने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, और मैं इस लड्डू को उस ईश्वर का प्रसाद नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद समय कर खा रहा हूँ और जा रहा हूँ। शायद मेरे आने से आपको बहुत तकलीफ होती है।
माफी चाहता हूँ, हर बार आकर आपको परेशान कर देता हूँ। ऐसे कैसे जाएंगे भैया? मैंने आपकी फेवरेट कॉफी और पोहे बनाए हैं, जल्दी से आकर खा लीजिए। जैसे ही युवान बाबा ने बताया, मैं जल्दी से किचन में जाकर फटाफट बनाकर लाई हूँ। अभी इसे खाए बिना तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। युवान रणविजय का हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल भाई, मैंने भी बिल्कुल नाश्ता नहीं किया है। दोनों भाई साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। चलो ना भाई, वैसे भी बहुत कम मौके मिलते हैं आपके साथ बैठकर खाने के लिए। एपिसोड 3 पुलिस हेडक्वार्टर। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, रणविजय ठाकुर मुंबई का ही नहीं बल्कि अब धीरे धीरे वह इस पूरे हिंदुस्तान में छाता जा रहा है। उसने दिखावे के लिए तो अपनी एक कंपनी खोल रखी है, लेकिन उसका असली काम गैंगस्टर का है। और पिछले 15 सालों में आज तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है। 3 साल पहले हमारे ही मुंबई पुलिस का एक इंस्पेक्टर, जिसे उसने बेरहमी से मार दिया, लेकिन हम अपने ही पुलिस वाले की मौत का कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। ऐसा नहीं है सर कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन जो भी उसके पीछे जाता है वह कहीं गायब हो जाता है, उसका नामोनिशान मिट जाता है। इसीलिए कोई भी उसके पीछे जाने के लिए इनकार करता है। हमने इसके पहले अपने बहुत से आदमी उसके पीछे लगाए हैं। हमारे बहुत से खबरिए जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए अब कोई भी खबरी उसके नाम से ही दूर भागता है। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहेगा और वह खुली आज़ादी से इस शहर में क्राइम को बढ़ावा देता रहेगा? अभी 3 दिन पहले की बात है, हाईवे के किनारे उसने किसी आदमी को जान से मार दिया। उसकी लाश हमें जंगल के बीच में पाई गई, जिसे जंगली जानवरों ने आधा खा लिया था। शिनाख्त करने पर पता चला कि वह उसी के लिए काम करता था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिसके बिना पर हम उसे गिरफ्तार कर सके। हम सिर्फ उस पर सख्त कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर सकते। क्या फायदा है हमारा पुलिस में होने से? सर, अगर वह कुछ बुरे काम करता है तो कुछ अच्छे काम भी करता है। उसने शहर में बहुत से अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाई है उसने, और जिस किसी पर भी हमने हत्या का शक किया है उसके परिवार को पूरा सपोर्ट दिया है उसने। अच्छा, उसके अच्छे कामों की काफी अच्छी लिस्ट बना रखी है आपने मिस्टर शर्मा। थोड़ा अगर इतनी ही नजर उसके बुरे कामों पर डाल लिया होता तो शायद आपका प्रमोशन हो गया होता और आप अब तक डीएसपी बन गए होते। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, आज से 2 दिन बाद रणविजय और पातिल के बीच डील होने वाली है। जगर समय सब मुझे पता है, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे घातिल मिले ना मिले, रणविजय मुझे रंगे हाथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि किसी क्राइम में उसे पकड़ा जाए और इस बार कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुन्ना कमरे के बाहर खड़ा था, बार बार दरवाजे तक हाथ ले जा रहा था और बार बार पीछे खींच ले रहा था। हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रचकर धीरे से दरवाजा बजाता है। भाई, क्या आप अंदर है? फ्रीएल, आपसे थोड़ी बात करनी थी। अंदर आजा मुन्ना। भाई, वह कल की मीटिंग के लिए थोड़ी सी बात करनी थी। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस को हमारी इस डील के बारे में पता चल गया है। कल वह हमारे लिए पूरा जाल बिछा कर बैठी है। वह कमिश्नर तो नहा धोकर आपके पीछे पड़ गया है। वह बस किसी ना किसी क्राइम में आपका नाम डालना चाहता है, ताकि वह आपको पूरे शहर और पूरी दुनिया के सामने ला सके कि आप कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक गैंगस्टर हो। मेरा तो कहना है कि भाई, इस डील को कैंसिल कर देते हैं, कहीं कोई बात हो गई। कल की डील हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ी डील है और इसके साथ ही पातिल के साथ हमारा बहुत पुराना व्यवहार है। हम इसके पहले भी उसके साथ 2 डील कैंसिल कर चुके हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यह डील कैंसिल हो। ठीक है भाई, फिर जगह चेंज कर देते हैं। पुलिस वाले तो जिस जगह के बारे में जानते हैं, हम मीटिंग दूसरी जगह पर रख लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है, दूसरा कोई भी स्थान इतनी जल्दी निश्चित नहीं किया जा सकता और क्या पता वहां पर खतरा होगा कि नहीं होगा। फिलहाल रणविजय ठाकुर आंखों से काजल चुराने में माहिर है। पुलिस के नीचे से ही निकल जाऊंगा और वह कुछ नहीं कर पाएगी। भाई, कल शाम को ही सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी की शादी है। हाँ, तो आपने जाने का वादा किया था। कोई बात नहीं, डील पूरी होने के बाद हम उसकी शादी में भी जाएंगे। आखिर मिनिस्टर की बेटी है, वह भी सेंट्रल मिनिस्टर की दोस्ती यारी तो बनाकर रखनी पड़ेगी ना, क्या पता कब इन जैसों की भी जरूरत पड़ जाए। फिलहाल आज बहुत दिनों बाद तुमसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? वह जिंदा है या मर गया? उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया? इतने सालों से उसका कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? भाई, हमने बहुत कोशिश कर ली। हमने हिंदुस्तान छोड़िए बाकी कई देशों में भी देख लिया है, लेकिन हमें वह कहीं नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वह भी इस दुनिया में ही नहीं है। अगर वह इस दुनिया में नहीं है तो यह उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वह इस दुनिया में कहीं है और कभी वह मेरे हाथों पर आ गया तो इसके बाद मैं उसका क्या करूंगा? मैं भी नहीं जानता। उसकी वजह से मैंने अपना बचपन खो दिया, अपना बाप को दिया,
अपना परिवार को दिया, इन आंखों में उसके लिए नफरत सदा बरसती रहेगी। मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मारना चाहता था, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि वह राक्षस मेरे हाथों में पड़ा नहीं, और अब पता नहीं अपनी सालों में वह जिंदा भी है या मर गया। युवान कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी मां आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है और दूध का गिलास उसके बगल में रचकर जाने लगती है, तो युवान उनका हाथ पवार लेता है। जब आप मेरे सर पर हाथ रखती है ना माँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। आपके इसी प्यार के लिए भाई बहुत तड़पते हैं। आप उनसे नाराज क्यों रहती है? आज वह जो कुछ भी है जानबूझकर तो उन्होंने इस दुनिया पर कदम नहीं रखा है ना। उन्होंने अपने बचपन में जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी बर्दाश्त किया है, उसके चलते अगर वह ऐसे हो गए हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब अगर आपने भी उनसे अपना मुंह मोड़ लिया तो बताइए मैं तो कैसे रहेंगे। वह हर बार इसी उम्मीद से आपके पास आते हैं कि शायद इस बार आप उन्हें माफ कर देगी और गले से लगा लेगी। मान, आज हम जो शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं वह सिर्फ भाई की वजह से है। नहीं चाहिए मुझे उसकी पाप का यह दौलत में इस घर में रहती जरूर हूँ, उसकी वजह भी सिर्फ तू है। तेरी कसम ने मुझे बांध रखा है, वरना मैं कब का यह घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन मैं उसकी पाप की कमाई की रोटी नहीं खाती हूँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खाती हूँ। मान, आप भूल रही है कि मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा भाई ही उठाते हैं। और क्या गलत किया है भाई ने? 8 साल का वह बच्चा जिसने अपने कंधे पर अपने पिता की अर्थी उठाई हो, जिसने अपनी आंखों से अपनी मां और अपने भाई को दर-दर की ठोकरें खाते हुए देखा हो, जिसने देखा हो कि किस तरह लोगों की गंदी निगाहें उसकी मां के ऊपर पड़ती थी, जिसने सड़क के किनारे से कुत्तों की तरह खाना उठाकर खाया हो, ऐसे में भला कोई क्या करेगा? युवान, मुझे यह शानो शौकत बंगला गाड़ी नहीं चाहिए थी। अगर वह मेहनत करके झोपड़ी भी बना लेता ना तो मैं उसमें भी शान से रहती, लेकिन आज इस महल में रहकर भी मुझे घुटन होती है, क्योंकि यह उसकी पाप की कमाई है। उसके हाथ दूसरों के खून से रंगे हुए हैं। मैं कैसे भूल जाऊं कि मैंने अपनी कोख से राक्षस को जन्म दिया है, जो आज कितनी कोखों को सुनी कर रहा है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब पातिल के साथ रणविजय की डील होनी थी। यह जानते हुए भी कि पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा है, वह बिना डर के एक शेर की तरह वहां पर पहुंच जाता है। मुत्रा ने अपनी निगाहें चारों तरफ कर रखी थी, वह बिल्कुल सतर्क था, क्योंकि जानता था पुलिस कभी भी एक्शन ले सकती है। जैसे ही दोनों पार्टियां आमने सामने होती है, पुलिस तुरंत अपना एक्शन लेती है और दोनों ही तरफ के लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसके पहले कि पुलिस उसके पीछे भागती, कमिश्नर तुरंत आकर चिल्लाकर कहता है, यह सब हमें धोखा देने के लिए एक ट्रैक था, असली डील कहीं और हो रही है। तुरंत एक्शन में आओ और इस लोकेशन पर पहुंचो। कमिश्नर की बात सुनकर मुन्ना तुरंत समझ जाता है कि उसकी अपने ही बीच में कोई दलाल है जो पुलिस को उसकी खबर पहुंचा रहा है। वह तुरंत वहां से बचकर निकल जाता है ताकि वह समय से पहुंचकर पुलिस से पहले जाकर रणविजय को बता सके कि खतरा किस तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ रणविजय इस बात से बेखबर था कि पुलिस को उसकी असली ठिकाने का पता चल चुका है। वह आराम से अपनी डील कर रहा था। इतने में ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। रणविजय तुरंत माल उठाकर वहां से भागता है। वहां से भाग तो जाता है, लेकिन पुलिस इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चला रही थी जिससे वह खुद को नहीं बचा पाता और 3 गोलियां उसे लग जाती है। इसके पहले कि वह खतरे में पड़ता, मुन्ना तुरंत आता है और उसे खींचकर गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। मुन्ना, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मत ले, घर की तरफ ले चल। क्या बात कर रहे हो भाई? आपको 3 गोलियां लगी है, आपका इतना खून बह रहा है, हॉस्पिटल लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। घर पर सारा सामान है, जो नहीं है उसे मंगाओ, डॉक्टर को पकड़ कर लाओ, जो कुछ भी करना है मैं घर पर करवा लूंगा। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, अगर गया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा और मैं अपनी पहचान दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता हूँ। प्लीज, मुझे चाह कर भी ढूंढ नहीं पाएगी। ठीक है भाई, आप दूसरी गाड़ी से घर जाइए जब तक मैं किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुन्ना पागलों की तरह सड़क पर इधर उधर गाड़ी दौड़ा रहा था, तभी उसकी टक्कर सामने से आ रही एक टैक्सी से हो जाती है। वह गाड़ी बैंक करके निकालने लगता है, तभी टैक्सी से एक 26 साल की खूबसूरत लड़की उतर कर आती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है, अंधा है क्या? अगर तुझे गाड़ी दौड़ाने का इतना ही शौक है तो जाकर किसी कंपटीशन में दौड़ा ले। अगर सड़क पर किसी को कुछ हो गया तो तुम जैसों का क्या है, लोगों को उड़ा कर निकल जाते हो। वह बेचारे सड़क के किनारे या तो मर जाती है या फिर हॉस्पिटल जाते जाते अपना दम तोड़ देते हैं, और अगर बच गए तो बिना हाथ पैर की हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बस अपना शौक पूरा करना है। ओ मैडम, सामने से हटो, तुम जिस तरह बात कर रही हो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे बहस नहीं कर सकता। जल्दी से हट जाओ सामने से, वरना कहीं ऐसा ना हो इस गाड़ी से मैं तुम्हें ही उड़ा दूं। हाँ हाँ, उड़ा दो। वैसे भी इस देश में डॉक्टर की कमी है, क्योंकि हम जैसे डॉक्टर्स को तुम जैसे टपोरी लोग उड़ाने की धमकी जो देते हैं।
अरे बाप रे, यह तो डॉक्टर निकली जिसको हम ढूंढ रहे थे, वह हमारे सामने है। भगवान ने देखो कैसे सामने लाकर डॉक्टर खड़ा कर दिया। मैडम जी, आप तो हमारे ही काम की निकली, आइए, हम तो आपके ही तलाश में जा रहे थे। मुन्ना तुरंत गाड़ी से निकलता है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखती है और अपने हाथ की तरफ देखती है। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम जैसे गुंडे मवालियों से डरने वाली नहीं हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा ना तो अभी पुलिस कंप्लेंट करके तुम सबको जेल की हवा खिला दूंगी।